लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तायो और मिसॉन उस शिप के कैप्टन से मिलते हैं और उन्हें उनका सामान वो जूते मेक्सिको तक छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन वो तो अपने आदमियों से उनके ऊपर ढेर सारा नमक डालने के लिए कहता है कि तुम लोगों को दिखाई नहीं देता मैं कितना बिजी हूँ, और उन लोगों को वहां जाने के लिए कहता है, पर वो तो जा ही नहीं रहे थे और वो भी उनके ऊपर नमक छिड़के जा रहे थे। अब ऐसे में उन्हें वहां से भागना ही पड़ता है। फिर युंजन को दिखाई जाता है उसका एक दोस्त उससे कहीं जॉब के लिए बात करने आया था, तो वो उसे कहता है कि मैंने एचआर से बात कर ली है, उससे जाकर मिल लेना। तभी उसका मैनेजर एक छोटी सी कंपनी के सीईओ को लेकर आता है जिसका सामान इनके पास था, क्योंकि उसके ऊपर इनका 20 मिलियन का लोन था। तो वो बस उससे अपना सामान वापस लेने के लिए आया था, उससे वो अभी डिलीवर करना था, इसलिए वो युंजन को कुछ पैसे देकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे अभी सामान वापस कर दो। तो वो उसका पैसा वापस करता है और उसके सामान को तोड़फोड़ देता है, मतलब कि पूरा का पूरा बर्बाद कर देता है। इससे तो उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत कुछ सुनाता है, गाली देता है, लेकिन युंजन के आदमी उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। फिर इसके बाद तायो और मिसॉन को देखते हैं, वो चारन के पास जाते हैं और उससे अपनी प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि हम लोग फिशिंग बोट के जरिए सामान मेक्सिको भेजना चाहते हैं, इसलिए वो उनकी हेल्प करे। तो वो कहती है कि तुम दोनों रात भर कहाँ थे और तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? फिशिंग बोट का लोग सामान ले जाने में थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो मिसॉन कहती है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि हमें डिलीवरी किससे करनी चाहिए, उन्हें बस अपना सामान चाहिए। तो चारन तो उन पर गुस्सा कर रही थी कि ऐसा नहीं होता, लेकिन वो लोग उसे स्माइल करते हुए देख रहे थे कि मतलब वो कर दे। तो कहती है कि फिर मुझे उसका नाम बताओ, और वो उस कैप्टन को जानती थी, इसलिए उसे कॉल करके कहती है कि मैं अपने 2 आदमियों को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, लेकिन वो कहता है कि तुम खुद भी यहाँ पर आओगी। फिर इसके बाद वो सब लोग उस कैप्टन से मिलने जाते हैं, लेकिन वो आदमी तो बहुत ज्यादा गुस्सैल था। मिसॉन कहती है कि हम आपकी सर्विस के बदले आपको पेमेंट करेंगे। तो गुस्सा करता है कि लड़की बीच में बात कैसे कर रही है। वो गुस्से में था क्योंकि उसका इंजीनियर भाग गया था, तो वो चिल्लाए जा रहा था। तो चारन भी उस पर गुस्सा करती है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें बिल्कुल भी काम करना नहीं आता। इससे अच्छा तो काइजर था, वो इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। तो तायो कहता है कि वो कौन है, मुझे नहीं पता। तब वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे डैड है वो, मतलब कि मिस्टर जिन को वो काइजर बोलती थी। ये सुनकर तो कैप्टन चौंक जाता है कि ये जिन का बेटा है, और फिर तायो को खड़े होने को कहता है और उसकी क्लास लगाने लग जाता है। कहता है कि ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर हंसने लगता है क्योंकि वो उसे छेड़ रहा था। उनकी उसके डैड के साथ बहुत अच्छी बनती थी, वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड थे, साथ में फिशिंग करते थे, सोना जाते थे। तो चारण उससे कहती है कि तुम उसके बेटे के लिए क्या कर सकते हो। तब कैप्टन ये कहता है कि अगर मेरा शिप मैक्सिको तक चला भी जाता है तो तुम लोग वहां पर क्या करोगे? तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि वहां के जो लोकल ब्रोकर है, अगर वो लोग वहां से सामान भेजते हैं तो उनमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ दिक्कत हो जाएगी। ये सुनकर पाक कहता है कि अगर मैं भी साथ जाऊं तो आपकी हेल्प हो सकती है। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास मरीन इंजीनियर लाइसेंस है क्या? वो बताता है कि हाँ, मैंने इसी से ग्रेजुएशन किया है, पर मैंने कभी फिशिंग बोट पर काम नहीं किया, ऑयल टैंकर्स में किया है। ये सुनकर कैप्टन कहता है कि इसके बाद भी एक प्रॉब्लम है, हम लोग 5000 सेफ्टी शूज को शिप में कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ भी ले जाना स्मगलिंग होता है। तो बस उन्हें अब यही सोचना था कि सब कैसे होगा। फिर शाम को चारण पाक को ड्रिंक पर लेकर जाती है, तब उससे पूछती है कि मतलब तुम 2 साल तक अपने बेटे से दूर रहोगे, क्योंकि अगर वो शिप में जाता है तो उसे 2 साल तक वहां रुकना पड़ेगा। तो वो कहता है कि गलती भी तो मेरी है, मुझे इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, और रही बात मेरी बेटी की, मैं उसे उसकी मॉम के पास छोड़ दूंगा, वो समझदार है, मुझे समझेगी। तब वो कहती है कि तुम वहां पर रहकर कुछ नया सोचना, तुम्हें नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि तायो क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या वो सच में उन सेफ्टी शूज को लोड कर सकता है। और जबकि वहां तायो को तो आइडिया मिल भी गया था, वो लोकल फिशरमैन की हेल्प से उन जूतों को सी फूड के साथ पैक करके शिप में लोड कर देता है। और इन फिशरमैन में वो आंटी भी थी जिसके वहां वो अक्सर रात को ड्रिंक और खाने पर जाया करते थे। रात भर सामान रखवाते रखवाते सुबह हो गई थी और पार्क भी उनके साथ जाने के लिए तैयार था। तब तायो उसे जाने से पहले पूछता है कि तुम श्योर तो हो ना कि तुम साथ में वहां जाओगे, तुम्हारी बेटी का क्या होगा? तो वो कहता है कि उसका ध्यान मैं रख लूंगा, और ये जूते भी तो मेरे बच्चे की तरह है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। और फिर से सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से इतना कुछ हो गया, तुम्हें इतना कुछ देखना पड़ा, और फिर थैंक्स करता है। कहता है कि जब भी हम 2 साल बाद मिलेंगे तो तुम्हें मैं ऐसा इंसान बनकर दिखाऊंगा जिसे तुम देखकर खुश होंगे। बस फिर इसके बाद जैसे शिप निकलने के लिए तैयार होती है कि उससे पहले वहां पुलिस पहुंच जाती है। अब ये देखकर तो तायो, मिसॉन और चायन सब छुप जाते हैं कि कहीं पुलिस उन्हें देख न ले। तब पुलिस ऑफिसर कैप्टन को बताते हैं कि हमें रिपोर्ट मिली है कि सामान में कुछ गलत चीज जा रही है, लेकिन वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं सुनते, और क्रू मेंबर की आईडी चेक करने के लिए कहते हैं, साथ ही सामान को भी चेक करने के लिए बोलते हैं। ऐसे में तायो पार्क से कहता है कि तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए रोको, मैं कुछ करता हूँ। तो पार्क फटाफट से उनके पास जाता है, कहता है कि आप लोग क्या लोगे, चाय कॉफी वगैरह? कुछ चाहिए मैं लेकर आता हूँ, मतलब कि वो उन्हें बातों में उलझाए रखता है। तो इस बीच तायो ये सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर उसे एक छोटी बोट दिखती है, तो एक आटे का बोरा लेकर उसमें कूद जाता है, और फिर उसे फाड़ कर उसे ऐसे दिखाता है जैसे कि वो ड्रग्स हो। चिल्लाने लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझे बहुत नशा हो गया है, अब मैं अपने साथ ड्रग्स लेकर जा रहा हूँ। इससे तो पुलिस का ध्यान भटक जाता है और वो उसे देखने लग जाते हैं। इससे तो वो उस बड़ी शिप को जाने देते हैं। तो वहाँ तायो तो उस आटे को खा भी रहा था ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि ये ड्रग्स ही है। ये देखकर तो पार्क और कैप्टन भी हंसने लग जाते हैं कि ये तो पागल ही है। अब यहाँ से तो पुलिस निकल जाती है, लेकिन वहाँ तायो फंस जाता है। वो बोट का मालिक उसे पकड़ लेता है
कि तभी वो गैंगस्टर और युनजुन एक दूसरी बोट से वहाँ पहुँच जाते हैं। तब उसे देखकर तायो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वो कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसके बारे में मुझे सब पता होता है। वो तो उसे ये पूछने आया था कि तुमने जूते लोड करवा दिए, लेकिन तायो के उल्टे जवाब सुनकर उसको अच्छा नहीं लगता। उसे धमकी देता है कि तुम्हें जिंदा रहना भी है कि नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगनी चाहिए। तो वो कहता है कि मैं क्यों मांगू, मुझे मार ही दो, अगर तुम्हें अपने पैसे नहीं चाहिए तो मुझे मार सकते हो। तो वो उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे तो अपने पैसे चाहिए थे। लेकिन युनजुन उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो तो यहाँ पर इसलिए आया था कि वो उसे मार दे। उस गैंगस्टर से कहता है कि अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो क्या तुम इसे मार दोगे, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और तायो को छोड़कर चला जाता है। और वहाँ चारेन और मिसॉन तो चिंता कर रहे थे कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आया। मिसॉन तो ट्यूब लेकर पानी में कूदने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि तायो वापस आ रहा था। फिर जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है तो मिसॉन तो उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। अब इससे तो तायो को भी थोड़ा अजीब लगता है कि अचानक से इसे क्या हो गया। फिर चारेन से कहती है कि तुम वापस जाओगे क्या। तायो कहता है कि पहले मुझे पार्क की बेटी को देखना है। तो वो कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगी। फिर इसके बाद वो चली जाती है और फिर ये दोनों भी जाने लगते हैं। तब बातें करते हुए तायो की नज़र मिसॉन के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में छोटा सा कट लगा हुआ था। तो पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो वो बताती है कि जब मैं ट्यूब उठा रही थी तो ये लग गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर वो आगे जाने लगती है तो तायो उसे रोक देता है और कहता है कि शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम अभी बहुत बेकार लग रही हो लेकिन फिर भी बहुत सुंदर हो। अब उसे समझ नहीं आता, वो तो हंसने चाहती है, कहती है कि तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, तुम भी तो अभी ऐसी बने हुए हो। तब वो कहता है कि तुम हमेशा ऐसी रहती हो, इसलिए तुम मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो। जब तुम गुस्सा होती हो तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो, और तुम्हारी स्माइल तो क्या कहूँ, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। वो हंसने लग जाती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन वो तो बस बोले ही जा रहा था। कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन मिसॉन को तो शर्म आ रही थी कि तुम अभी ये सब क्यों कह रहे हो, शायद तुम्हें अभी नींद की ज़रूरत है। इस बीच टाइफून ट्रेडिंग के पुराने एम्प्लॉयज़ को दिखाया जाता है जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपनी जॉब के लिए, पैसों के लिए। फिर ताइब की मॉम को देखते हैं, वो अपने काम पर थी और अब तो वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रही थी। फिर घर जाती है तो मिहो अपने भाई को नहला रही थी, तो वो मिहो को साइड करके उसे नहलाने लग जाती है। मतलब कि अब यहाँ पर भी वो अच्छे से काम करना सीख गई थी, उनके साथ बिल्कुल एक माँ की तरह कर रही थी, मिहो को भी सिखा रही थी। अब वो इन लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। फिर कुछ दिनों में मेक्सिको तक सामान पहुंच जाने के बाद तायो को पैसे मिल जाते हैं और वो उस गैंगस्टर को उसके पैसे दे देता है। बदले में वो उसे उसका एग्रीमेंट वापस कर देता है। मतलब कि उनका ये मैटर अब खत्म हो गया था। और जबकि वहाँ पर युनजुन के डैड मिस्टर बेक को पता चलता है कि उनके बेटे के हाथ से जूते निकल गए हैं और ऊपर से तायो को पैसे मिल रहे हैं, तो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, उस पर चिल्लाते हैं कि उन्हें कितना बड़ा नुकसान हुआ है, उनके जो कंटेनर्स थे वो खाली आए। तो इस बात से युनजुन पर गुस्सा करता है कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा उसके बारे में बात करते रहते हो, उनकी कंपनी के बारे में क्यों बोलते रहते हो। लेकिन वो तो उस पर भड़के जा रहे थे कि मैं तुम्हें सब कुछ करके दे रहा हूँ, उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। और जबकि वहाँ पर वो लोग बेचने के लिए कोई नया प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे। इस बीच तायो की मॉम एक गोल्डन कलेक्शन एफर्ट में जाती है। वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि अपनी कंट्री के हेल्प के लिए लोग हेल्प कर सकते हैं, उनके पास कुछ भी गोल्ड वगैरह है तो दे सकते हैं। तो अपनी शादी की अंगूठी देने के लिए उस लाइन में खड़ी हो जाती है। वहाँ पर एक रिपोर्टर भी था, तो वो उनका इंटरव्यू लेने लग जाता है, लेकिन वो तो उसे वहाँ से दूर भगा रही थी। शाम को तायो अपने फ्रेंड सॉन्ग से मिलता है, वही जिसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और वो लोग यहाँ से चले गए थे। वो दोनों अपनी कंडीशन पर बात करते हैं। तब सॉन्ग उसे हेलमेट देता है, बताता है कि मैं एक हेलमेट फैक्ट्री में काम करता हूँ और ये हेलमेट यूरोप और यूएस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए मेरा बॉस इस क्राइसिस में भी बहुत ज़्यादा अमीर है। अब वो उसके लिए हेलमेट लेकर आया था, तो तायो उसे वही सेफ्टी शूज़ देता है कि ये प्रोडक्ट मैंने बेचा था, और फिर चला जाता है। तब सॉन्ग जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें जूते के साथ साथ तायो ने पैसे रखे हुए थे। ये देखकर तो सॉन्ग हंसने लग जाता है। वहीं तायो भी जब हेलमेट को देखता है तो उसमें भी उसके अंदर पैसे मिलते हैं, यानी कि दोनों दोस्त बिल्कुल एक जैसे थे। फिर अगले दिन तायो वो हेलमेट लेकर ऑफिस जाता है और उसे पहनकर चेक करता है। फिर मिसॉन को बताता है कि वो अब हेलमेट बेचना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करे, और वो उस शिप का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तभी सियोन आती है, उनकी पुरानी डिपार्टमेंट मैनेजर। उन्हें देखकर वो खुश होती है और वो भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आई थी। फिर कहती है कि उन्हें किसी भी चीज़ में मार्जिन से हेल्प लेनी चाहिए। उनका पुराना एम्प्लॉय सेल्स में उसे काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो अपने काम में बहुत माहिर है। वहीं मार्जिन को देखते हैं, वो अपने डैड के जूते के काम में उनकी हेल्प कर रहा था। तब उसके डैड उसे पैसे देते हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ को काम मत करने दो, उसके पास एक छोटा बच्चा भी है। ये सुनकर तो वो रोने लग जाता है क्योंकि वो बिल्कुल लाचार हो गया था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। इसलिए फिर बाद में जब घर जाता है तो तायो उससे मिलने आता है और उसे अपनी कंपनी फिर से ज्वाइन करने के लिए कहता है। उसे बताता है कि अब मैं एक्सपोर्ट में काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरुआत करूँ, इसलिए अब तो मुझे सिखाओगे। फिर उसे वही हेलमेट देता है और अगले दिन ऑफिस में वापस आने के लिए कहता है। इस बीच मिस्टर म्योंग को देखते हैं, उन्हें भी ऑफिस की याद आ रही थी। फिर वो ऑफिस में चुपचाप से जाते हैं और अपने पुराने पौधों को पानी देने लग जाते हैं। अगले दिन देखते हैं कि तायो और मिसॉन ऑफिस में माजिन के आने का ही वेट कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद वो अपने साथ 2 और लोगों को लेकर पहुंच जाता है। ये देखकर तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।